नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी चल रही होगी। उसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें जीएस के प्रश्नों को लगाएंगे, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास से आपको पेपर में बहुत से क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। अर्थात इस क्लास से आपको कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि ये मॉडल प्रश्न पत्र 7 है। आपको और बताना चाहूँगा कि आपको कुल प्रश्न 150 मिलेंगे और कुल अंक जो होंगे 300 होंगे और कुल समय आपके लिए 120 मिनट का मिलेगा। इसलिए आप पेपर में समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि समय का बहुत ही महत्व होता है। इसलिए कहते हैं कि अपना समय अगर अभी आप दे देंगे पढ़ाई में तो आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगी। इसलिए लगे रहिए और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि पहले प्रश्न में क्या पूछा गया कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है? सम्राट। और सूची सेकंड में क्या दे रखे? मकबरा। तो बताना है सूची काबुल फर्स्ट से सूची सेकंड में कि किसका मकबरा कहाँ पर स्थित है। तब जो बाबर का जो मकबरा था या जो बाबर का मकबरा है वह कहाँ स्थित है? वह स्थित है काबुल में। तब ए का क्या कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा तीसरा। ए का कौन सा ठीक हो जाएगा? तीसरा। और अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा स्थित है वो स्थित है सिकंदरा में। तो बी का कौन सा हो जाएगा? बी का चौथा हो जाएगा। और जो जहांगीर का मकबरा है वह कहाँ स्थित है? जहांगीर का जो मकबरा स्थित है वह लाहौर में स्थित है। तो सी का कौन सा हो जाएगा? सी का पहला हो जाएगा। और शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? शाहजहाँ का जो मकबरा स्थित है वह आगरा में। तो डी का कौन सा हो जाएगा? डी का दूसरा हो जाएगा। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? तो आपका कोड हो जाएगा 34 वाला। अब देखते हैं विकल्प में 34 वाला कहाँ पर दिया रखा है। 34 वाला आपका दे रखा है ऑप्शन सी में। अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तब ये किस जब अशोक का शासनकाल था तब यह कहाँ आयोजित की गई थी आपको बताना है। तब ये कहाँ आयोजित की गई थी? तब ये जो आयोजित की गई थी वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। लेकिन उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तब उस समय इसके जो अध्यक्ष थे मोगलिप्त तिस्स थे। कौन थे? मो- कौन थे? मोगलिप्त तिस्स थे। जो अध्यक्ष थे ये मोगलिप्त तिस्स थे। मोगलिप्त तिस्स थे। ठीक है। और ये कौन सी का बोलते हैं सभा थी जो अशोक के समय हुई थी? ये जो संगति हुई थी ये कौन सी संगति थी? ये तृतीय संगति हुई थी। और ये तृतीय संगति कब हुई थी? ये जो हुई थी 255 ईसा पूर्व हुई थी। कब? 255 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तब ये कौन होता है? ये जो होता है देश का प्रथम जो अधिकारी होता है वह न्यायवादी होते हैं। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन करने के पीछे माना जाने वाला वास्तविक कारण क्या था? जब जो बंगाल विभाजन किया गया था इसके पीछे का मेन मोटिव क्या था कि जो इसे अलग किया गया था? तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। क्या थी? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। इसलिए लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के पीछे माना जाने वाला वास्तविक कारण यह था। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाला।
आपने इसका क्या जवाब दिया कमेंट करें। साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करें, और आपने वीडियो को लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे। तब एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार थे, अर्थात जो रियासतों का एकीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान किन महाशय का था। क्या यह श्री राजगोपालाचार्य जी का था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो रियासतों को एकत्रित करना यानी कि उन्हें भारत में मिलाना, ये सबसे बड़ा का बोर्ड योगदान किसका था। ये जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। इन्हीं के कारण रियासतों को एक किया जा सका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करें, और आपने वीडियो को लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें, क्योंकि इस क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगला प्रश्न है कि गन्ने की उत्पत्ति में लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। तब इसमें कौन अनुमोदित करता है, पैसे की डिमांड है, तब कौन करता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। पहला ही वाला इसका ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भागीरथी नदी निकलती है, क्या बताना। भागीरथी जो नदी है वह कहाँ से निकलती है। क्या यह गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, तपोवन से निकलती है, या विष्णुप्रयाग से निकलती है। ये जो भागीरथी जो नदी है वो गोमुख से निकलती है। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिस बाज़ार में स्पर्धा की कमी हो, क्या चीज़ कमी हो, उसे क्या कहते हैं। मोनोपोली कहेंगे, या ओलिगोपोली कहेंगे, या इस पूर्ण स्पर्धा कहेंगे, या मार्केटाइजेशन। तब इसे क्या कहा जाता है। जिस बाज़ार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहेंगे। तब उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मोनोपोली। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। किसकी पूछी गई है, भारत की पूछी गई सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो वह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी। क्या डल झील होगी, या लोकटक झील होगी, या चिल्का झील होगी, या फिर आपकी बुलर झील होगी। तब इसका डी वाला आपका आंसर ठीक हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह बुलर झील है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश डैश को मनाया जाता है। तब यह कब मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है, या 7 अप्रैल को, या 21 जून को, या 4 जुलाई को। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा। ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। कौन सी हवाएं, चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। बताना है कि जो चिनूक हवाएं हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या इनसे जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है, या समान तापमान रहता है, या तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता है। तब इसका सही जवाब होगा जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि बेरूत किस देश की राजधानी है। कौन सी राजधानी, जो बेरूत है वह किस देश की राजधानी है। क्या जॉर्डन की है, या वियतनाम की है, या लेबनान की है, या बहरीन की है। आपने इस प्रश्न का सही जवाब क्या दिया कमेंट करें, और इसका सही जवाब होगा जो बेरूत जो राजधानी है वह किस देश की है, वह जो है लेबनान की है। साथ ही आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करें और शेयर करें। अगला प्रश्न है कि माघी, क्या चीज़ माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है।
तब वह कौन सा त्यौहार है जिसका कि यह एक अन्य नाम है? कौन सा? माघी। तब ये किसका नाम है जिसे माघी भी कहते हैं? कि यह मकर संक्रांति के लिए कहते हैं, बिहू के लिए, बैसाखी के लिए, बसंत पंचमी के लिए? ये जो कहते हैं मकर संक्रांति के लिए कहते हैं। मकर संक्रांति के नाम से तो ज़्यादातर सामान्य सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनके सामने माघी कह दिया जाए तब वो कुछ ही लोग बता पाएंगे इसके लिए। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? जो उधम सिंह थे उन्होंने किसकी हत्या की थी? उन्होंने जो हत्या की थी आपको ज्ञात होगा कि उन्होंने जो हत्या की थी माइकल और डायर की थी। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करें, और आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो कमेंट करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे जिसे एमजी नरेगा कहते हैं के अनुसार प्रस्तावित नौकरियों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है? क्या 1/3 है, 2/3 है, 1/4 है, आधा है? तब कितना भाग इनके लिए आरक्षित किया गया है? तो ये जो किया गया है 1/3 भाग किया गया है, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाला 1/3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तब वह कौन सा नृत्य है महिलाओं के द्वारा? वह जो नृत्य है वह गिद्धा है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला कौन सा मेला? पुष्कर मेला एक वर्ष में डैश डैश आयोजित होता है। तब यह जो राजस्थान में जो पुष्कर मेला लगता है वह एक वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है? प्रश्न की यह डिमांड है। तब ये कितनी बार आयोजित किया जाता है? तब जो डैश है तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर एक बार आएगा, इसलिए इसका बी वाला इसका ऑप्शन ठीक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या डैश डैश पर निर्भर थी। स्वतंत्रता के समय जो भारत की 75% जनसंख्या थी वह किस पर निर्भर थी? क्या कृषि पर थी, सेवा पर थी, विनिर्माण पर थी, या खनन पर थी? तब ये जनसंख्या किस पर निर्भर थी? ये जो निर्भर थी कृषि पर निर्भर थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वह प्रजाति जो खाली एवं नगन क्षेत्र पर डैश डैश करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तब वह प्रजाति क्या कहलाती है? तब वह जो प्रजाति कहलाती है वह आक्रमण कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को डैश डैश में स्थानांतरित कर दिया गया था। तब उसके बाद में राजधानी को कहाँ ट्रांसफ़र अर्थात स्थानांतरित कर दिया गया था? तब ये कहाँ कर दिया गया था? ये जो कर दिया गया था पाटलिपुत्र के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? क्या बताना है कि कौन सा लोक नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तब वह कौन सा है? घपाल है, भांड है, लावली है, या कुम्मी है? तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाला। आपने साथियों कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार डैश डैश को दिया जाता है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह किनके लिए दिया जाता है? ये प्रश्न की डिमांड है। क्या टीम के अध्यक्ष के लिए, या टीम के कप्तान के लिए, या टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए, या टीम के कोच के लिए? जो द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार है वह जो दिया जाता है टीम के कोच के लिए दिया जाता है, और अन्य किसी के लिए नहीं दिया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वाला। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि
पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में डैश डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। अर्थात ये किसकी मदद करती है? पाले की, किसकी? पाले की, पवन की, कोहरे की या बरसण की? तब ये किसकी करती है? तब इसका सही जवाब हो जाएगा ये किससे करती है? ये जो करती है बरसण से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? अर्थात ऐसा कौन सा संगठन है जो गरीबी पर डेटा इकट्ठा करता है, अर्थात उसे स्टोर करता है? तब ऐसी कौन सी संस्था है? क्या वह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान है, या नीति आयोग है, या फिर राष्ट्रीय सामाजिक अधिकारिता संगठन है, या भारतीय रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय? तब इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तब असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? ये जो कुल मनाए जाते हैं 5 प्रकार के मनाए जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वाला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? प्रश्न ये पूछ रहा है। तो कौन सी नदी मिलती है देवप्रयाग में भागीरथी से? कोसी मिलती है क्या? कोसी मिलती है, यमुना मिलती है, अलकनंदा मिलती है, घाघरा मिलती है? तब कौन सी नदी मिलती है? देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। तब कौन सी नदी देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है? तब ये जो नदी है वह अलकनंदा मिलती है, जो कि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में, यूपी के एग्जामों में पूछा जा चुका है और इस बार भी ये फिर से पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तब इनकी देखभाल कौन करता है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण? ऑप्शन सी वाला इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपका डी वाला भी गलत होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि सीवी चंद्रशेखर को डैश डैश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया था? मणिपुरी के लिए, कथक के लिए, कुचिपुड़ी के लिए, भरतनाट्यम के लिए? तब उनके लिए जो सम्मानित किया गया था वह किया गया था भरतनाट्यम के लिए। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में किस वर्ष विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई? तब किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई? 1946 में भी अपनाई गई थी, 1978 में भी अपनाई गई थी और 2016 में भी अपनाई गई थी। मोदी जी के द्वारा इन्होंने विमुद्रीकरण किया गया था। और लेकिन जो वर्ष 1999 में नहीं अपनाई गई थी, यही आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत साइबर क्राइम के लिए दंड स्वरूप कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? अगर कोई भी साइबर क्राइम करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान कितने वर्ष का है? तब कितने वर्ष का है? तब ये जो कुल है 3 वर्ष के लिए है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि नक्सलवादी किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? जो नक्सलवादी जो लोग होते हैं वे किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी या मार्क्सवादी? तब जो उनकी जो विचारधारा जो होती है वह साम्यवादी होती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मामला मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है? तब कौन सा इसका सही होगा? न्याय में देरी, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, मानव तस्करी या उपयुक्त सभी। तब इसका सही जवाब होगा मानव न्याय में देरी, ये भी ठीक है। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, ये भी ठीक है। मानव तस्करी, ये भी ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि वर्ष 2015 में किसमें वर्ष 2015 में भारत और किस देश के मध्य भूमि समझौता संपन्न हुआ था? तो यह भूमि समझौता किनके बीच संपन्न हुआ था 2015? ये जो हुआ था बांग्लादेश के साथ हुआ था। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो अब ये इसका गठन कब हुआ था? तब ये इसका जो गठन हुआ था वह 2017 में हुआ था। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जनपदों निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? अच्छा, अर्थात साक्षरता जो दर है सबसे कम किस जिले में है? क्या यह बुलंदशहर है या श्रावस्ती या कुशीनगर या उन्नाव है? तब किस में है सबसे कम साक्षरता दर? तब ये जो सबसे कम शिक्षा का स्तर है वह जो है श्रावस्ती जिला में। ऑप्शन बी वाला है, इसलिए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर से सिंचाई क्षेत्र में कितने प्रतिशत है? जो नहर से जो सिंचाई की जाती है वह सिंचाई क्षेत्र में कितने प्रतिशत है नहर का योगदान? तब नहर का योगदान कितना है? तब जो नहर का जो योगदान है, नहर के द्वारा जो सिंचाई होती है वह 30% भूभाग पर होती है। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्या करना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी रखी है, इन दोनों को क्या करना है? सुमेलित करना है। तब पीतल का सामान कहाँ मिलता है? तब पीतल का सामान कहाँ पर मिलता है? तो जो पीतल जो मिलता है वह कहाँ मिलता है? वह जो मिलता है मुरादाबाद में। मुरादाबाद। तब ए का कौन सा हो गया? तीसरा। अब देख लो आपका एक ही ऑप्शन से ये ठीक हो गया, एलिमिनेट हो गया क्वेश्चन। और आपका माचिस कहाँ पर बनता है? माचिस जो आपका बनता है ये बरेली। बी का चौथा हो गया। और सी का खेल का सामान कहाँ बनता है? मेरठ में बनता है। और नक्काशी के लिए क्या हो जाएगा? सहारनपुर। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। क्या चीज़? उत्तर प्रदेश के मुख्य गीत कौन कौन से, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य गीत कौन कौन से हैं? तब जो उत्तर प्रदेश के मुख्य गीत कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से, ना तो दारुण है, ना अवधी है, ना बिरज है। करुणा भक्ति शायरा ये भी नहीं है। ध्रुपद बिरज करुणा ये भी नहीं है। बिरहा चैती ढोला ये तीनों हैं। ऑप्शन डी वाला इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करें, और आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो कमेंट करें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए और अच्छे से कीजिए, और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।